अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन हमारे कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड लाहौर के, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मिस नादिया शेख हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलूँ कि ये इस साल 2019 के प्रोग्राम की जो एक तरतीब बनाई है, और कुछ इस तरह से डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने कोशिश की है कि हम तकरीबन ज़ियाबीतस के तमाम पहलुओं को छूते हुए, समझते हुए और उनके इलाज, मुआलजे और एहतियाती तदाबीर सबको आपके साथ शेयर करें, ताकि आप अज़ ख़ुद, और अगर आपको नहीं और किसी आपके बहुत ही करीबी प्यारे को डायबिटीज़ है, तो आप एक सिलेबस की तरह, एक निसाब की तरह, एक क्यूरिकुलम की तरह इसको यूँ समझ लें कि आप इसके बावजूद बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल आज का मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस नादिया शेख से कि आप डॉक्टर इम्तियाज़ से पूछें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया है आज का टॉपिक, तो उससे रेलेवेंट जो पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में वो यही है कि जो कि मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डायबिटीज़ से बचाव के लिए क्या हिफाजती इक़दाम किए जाने चाहिए जिसकी बिना पे डायबिटीज़ होने के चांसेस को बहुत कम किया जा सके? अच्छा, पहले किसी ज़माने में डायबिटीज़ को समझा जाता था कि ये किस्मत का लेख है, आपकी किस्मत में लिखी गई है और आपको हो गई है तो अब आप इससे निपटाएं। बात तो दुरुस्त है, अगर हो गई है तो फिर इससे निपटा जाए और इसका तदारुक किया जाए, इसका इलाज मुआलजा शुरू किया जाए। लेकिन अब डायबिटीज़ उन बीमारियों के अंदर शामिल है जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले समझते थे आप हैज़ो को प्रिवेंट कर सकते हो, फ्लू को प्रिवेंट कर सकते हैं, डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के बारे में ये बात नहीं थी। तो अब ये रिसर्च ने साबित किया है कि अगर डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट उसी तरह उन्हीं बुनियादों पे किया जा सकता है जिस तरह दूसरी प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ गो के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी एक दूसरे से नहीं लगती, विरासत में मिलती है, एक तो छूत छात से नहीं लगती, तो इसको भी प्रिवेंशन इसकी की जा सकती है। तो इसका एक पूरा एक एक्शन प्लान होता है, वो हम इसमें बात करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होने लगा हूँ। वो पिछला एक आपका मुझे अब याद आया कि एक सवाल था जब जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग पिछले प्रोग्राम को जो आखिरी था, मैंने उसको हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डायबिटीज़ की जो हम किस्मों की बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को ऐसे होता है कि खाना खाने के बाद जो उनकी शुगर है वो नीचे चली जाती है। ये मेरे खाना पास खाने से तो शुगर ऊपर नहीं जानी चाहिए। हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको मैं इस पर उसके तवज्जो ले जा रहा हूँ। मेरे पास अभी पिछले हफ्ते भी एक दो पेशेंट ऐसे आए जो बिल्कुल इसी तरह से वो थे। उन्होंने उनकी भी जैसे था टिपिकल, इसमें ये होता ये है कि आप पेशेंट खाना खाता है तो खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद उसकी शुगर लो हो जाती है, और लो इतनी होती है कि उसको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और एक बड़ा दिलचस्प फिनोमेना भी है। इसमें हमें इससे एक फिजियोलॉजी भी समझ आती है कि हम एक डायबिटीज़ की क्या वजह है। तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया ये होता है कि खाना खाने के नतीजे में एज ए रिएक्शन के तौर पे शुगर लो होना। वो कैसे होती है सॉरी, कि जो वो लोग जो ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं और जिनके एंग्जाइटी उनके अंदर बड़ी डोमिनेट होती है, उनका जो सारा असरात उनके निज़ाम हज़म पे भी होते हैं। इन अफराद की, इन अशख़ास की, इन ख़वातीन की जो इंटेस्टाइन है या मैदे का निज़ाम है वो इतना फास्ट चल रहा होता है कि उसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एंग्जाइटी कि उनकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट बहुत तेज़ होती है। होता ये है कि वो खाना खाते हैं, पहले आप नॉर्मल समझ लें कि नॉर्मल आदमी खाना खाता है, उसका खाना मैदे में गया, फिर जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ग्लूकोज लेवल राइज़ करना शुरू करता है। जब ग्लूकोज लेवल राइज़ करता है तो उसके उतनी ही उसकी इंसुलिन जितनी उसके खुराक के लिए चाहिए होती है तो उसका लबलबा उसको बना के भेज देता है। तो अब इन लोगों के अंदर क्या होता है कि उन्होंने ग्लूकोज लेवल ब्लड में राइज करता है, ब्लड में राइज़ करता है, तो वो आप जो ब्लड वाला ग्लूकोज है राइज़ किया होता है, जब लबलबे तक ये खून पहुंचता है तो वो लबलबे को
स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस, उसके अंदर लेवल के अंदर सेंसर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं जो ग्लूकोज के इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज वो इंसुलिन की सिक्रीशन करते हैं। होता ये कि इन अफराद की जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो इतनी तेज़ होती है कि इनका खाना खाया तो खाने ने ग्लूकोज को तो स्टिमुलेट कर दिया, यानी ये फास्ट ट्रेन पे बैठे हुए हैं, नॉर्मल आदमी पैसेंजर ट्रेन पे जा रहा है, ये फास्ट ट्रेन पे चले गए, तो इनका जो खाना जो ग्लूकोज को बढ़ा के आगे चला गया, इंसुलिन कुछ देर बाद आई, राइट, ठीक है ना, यानी वो स्टेशन से तो गाड़ी। थोड़ा सा मैं आपसे क्लैरिटी लूँगा कि होना ये चाहिए था कि स्लो चलता खाना मैदे से अंतड़ियों में जाता और आहिस्ता आहिस्ता खून में ग्लूकोज बन के जज्ब होता और इंसुलिन उसी हिसाब से आती। इनका खाना जो है वो तेज़ी से आगे गुजर गया, मगर लबलबे को पैगाम ये पहुंचा कि खाना आ गया है भाई, आ गया है। अभी उससे पहले के जो पोर्टर थे, जो वो पांडी क्या उनको बोलते हैं, कुली, वो इंसुलिन लेके आते, खाना आगे चला गया, यानी वो ट्रेन आगे चली गई, फास्ट ट्रेन थी, उस स्टेशन पे नहीं रुकी। तो उसकी वजह से ये हुआ कि मगर इंसुलिन खून में इंसुलिन आ गई। अब इंसुलिन में थोड़ा सा लैग पीरियड उसका थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गया, खाना ग्लूकोज आगे चला गया और इंसुलिन और ग्लूकोज का मैच नहीं हुआ, मेल नहीं हुआ, जिसको कहते हैं कि एक लेवल पे नहीं आए। तो इंसुलिन बाद में आई, खाना ग्लूकोज पहले बढ़ गया, तो उसका नतीजा क्या होगा, वो शुगर नीचे की तरफ चली जाती है। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंगली हम ऐसे लोगों को हम ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को बाज़ लोग कहते हैं तुम बड़ा मीठा खाओ, मिठाइयाँ खाओ, तुम उससे मामला हल हो जाएगा। मामला हल नहीं होता ना, उससे होता है कि जितना वो मीठा खाते जाएंगे, जितना नशास्ता इस्तेमाल है, ग्लूकोज और उतना स्टिमुलेट होगा। तो इसका है कि इस ग्लूकोज को स्टिमुलेट ना किया जाए, तो उसका इंसुलिन ग्लूकोज यानी उनका लेवल ग्लूकोज को ना बढ़ाया जाए, ताकि वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन को मुतहरक ना करे। तो हमें ऐसी ग़िज़ाई देनी चाहिए जो ग्लूकोज को नहीं बढ़ाती, लेकिन जैसे प्रोटीन की है, फैट आप दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं, निशास्ता दार खुराकें कम रखें, हाँ, मीठी खुराकें कम रखें जी, और दूसरी खुराकें जो जिसके अंदर निशास्ता नहीं, प्रोटीन वाली वो ग़िज़ा वो ज़्यादा रखें। और एक और इसमें ये होता है कि इन लोगों को ऐसी अद्वियात दें जो इनका जहन को रिलैक्स करें, अच्छा, जिसको ट्रैंक्विलाइज़र भी है, एंटी डिप्रेसेंट भी है, स्ट्रेस को भी कम करें, ताकि इनका और ऐसे अंतड़ियों का भी स्ट्रेस होता है उसको भी वो कम करें। तो इससे ये होता है कि वो अंतड़ियों की जो रफ्तार है वो ग़िज़ा खाने की वो नॉर्मल पे आ जाती। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम ऐसी अद्वियात भी देते हैं जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती, यानी ऐसी एक दवाई है ग्लूकोबेज जिसको कहते हैं, जिसको एकार्बोस कहा जाता है, वो ऐसे रिसेप्टर्स पे इंटेस्टाइन में लगती है जहाँ ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा होता है, यानी उन जगहों पे लग जाती है, उन गेट उन दरवाज़ों पे जाके बैठ जाती है कि वो ग्लूकोज को अंदर खून में नहीं जाने देती। तो ये भी उसका ट्रीटमेंट है शुगर की दवाई, लेकिन शुगर लो होने से बचाने के लिए भी दी जाती है। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया में ये दवाई दी जा सकती है, यानी लॉजिकली इसको अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और बहुत सारे लोगों को इसमें शिकार होते हैं, उनको बार बार शुगर होती है, लेकिन एक शुगर लो होती है जो पैथोलॉजिकल भी होती है, जिसकी वजह भी कुछ और होती है, यानी खुदा ना खास्ता किसी को जो लबलबा है उसके अंदर कोई ऐसी ट्यूमर, ऐसी गिटली बन गई है जो इंसुलिन ज़्यादा बना रही है, जिसको इंसुलिनोमा कहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा ट्यूमर हो सकता है, वेरी रेयर ट्यूमर टू हैव, तो उनके अंदर इंसुलिन ज़्यादा बनती है। लेकिन इन लोगों को फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी खाली पेट इनको शुगर लो होती है, तो खाना खाने के बाद नहीं होती। तो इससे भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, वो आपका जो डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट है वो उसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया की पहचान ये होती है कि ये खाना खाने के बाद शुगर लो होती है। डॉक्टर साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बताया, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि दर्द बढ़ता गया जूं दवा की, वो खाना जूं खाएंगे, जितने मीठे खाएंगे उतनी शुगर लो होती जाएगी। जी, इसी वजह से मरीज़ बड़ी एक कोफ्त की शक्ल में वो कोफ्त होती है उसको, कि मैं खाना ही बार बार मुझे खाना पड़ता है, और मेरी शुगर वो हर वक्त ग्लूकोमीटर उसने हाथ में रखा होता है। लेकिन इसमें रीएश्योरेंस साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज़रूरी है, और एंटी एंग्जाइटी की जो मेडिसिन है, एंग्जोलिटिक दवाइयाँ, वो आपको
ये एंटी डिप्रेसेंट भी हम देते हैं उसको है, या और जैसे जैसे मैंने एक कार्बोस की बात की वो भी दी जा सकती है, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये हमारा एक पिछला थोड़ा सा उधार था जो आज हमने उसको दिखाया। लेकिन जो लोग डायबिटीज़ को देख रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी देखते हैं, पैरामेडिक्स भी देखते हैं, जो पेशेंट्स भी देखते हैं, उनके अजीज़ व अक़ारब भी देखते हैं। तो इस लिहाज से इस कंडीशन का पता होना चाहिए, इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़, आपने बहुत अच्छे तरीके इनका सवाल अभी रह गया वो जो आप जी, वो अब आपने क्योंकि एक नई जहत खोल दी है, तो अब 2-3 सवाल मेरे जहन में आगे, फिर हम मिस का जो प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ वाला उस पर वापस आएंगे। हाँ जी, वो जहत ये है डॉक्टर साहब कि आपने फरमाया कि लबलबा जो है वहाँ से इंसुलिन बनती और ख़ारिज होती है, और आपने ये भी फरमाया कि कई दफ़ा कुछ गुठलियाँ कुछ ऐसे ट्यूमर से बन सकते हैं इंसुलिन लबलबे में, जिनकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है और शुगर लो हो सकती है, जिस तरह आपने फरमाया कि फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्या लबलबे में इंसुलिन के अलावा कोई और एंजाइम्स, कोई और रतूबतें और कोई और हार्मोन्स भी बनते हैं? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो इसके 2 फंक्शन है, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन है जिसमें जो जैसे बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं, अल्फ़ा सेल होते हैं जो ग्लूकागॉन बनाते हैं। जब हम खाना नहीं खा रहे होते और ग्लूकागॉन हार्मोन की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है, हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन का एक तालमेल ऐसा होता है कि बैलेंस रखा होता है, ना शुगर बढ़ती है ना कम होती है, एक लेवल पे मेंटेन रहती है। कम होने लगती है तो ग्लूकागॉन एक्शन में आ जाता है, और अगर ज़्यादा होने तो इंसुलिन एक्शन में आ जाती है। तो नॉर्मली ये दोनों बैलेंस तरीके से चलते हैं। कुछ डेल्टा सेल होते हैं जो ऑक्टेरियोटाइड किस्म के हार्मोन, दूसरे हार्मोन भी बनाते हैं। उसके बाद जो एक्सोक्राइन, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को हज़म करने में मदद करते हैं, जिसमें एमिलेज है, यानी ग्लूकोज जब खाना इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ऐसे एंजाइम आते हैं जो खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उसको और फाइन करते जाते हैं ताकि वो उसको हज़म होने में मदद मिले। लाइपेजेस होते हैं, एमिलेजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं जो खाने को चिकनाई को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और चिकनाई हज़म होती है। तो इसका अपना तौर पे बड़े फंक्शन हैं। तो हमें और ये जो है इसकी ये दूसरी पीएच पे काम करते हैं। जो मैदे की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, ये जो हार्मोन ये जो एंजाइम काम करते हैं ये जो उसमें एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं, तो इसमें तज़ाबियत की मिक़दार भी को ये कंट्रोल करते हैं। बहरहाल खैर ये क्योंकि लबलबा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका हाजमे में भी और ग्लूकोज़ के अंदर भी, और ग्लूकोज़ को कम करने में भी, ग्लूकोज़ को ज़्यादा करने में भी। डॉक्टर साहब एक सवाल और, ये फरमाइए, तहकीक जो लेटेस्ट चल रही है और जो अद्वियात की इकसाम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली आ रही हैं, उनमें क्या अंतड़ियों में जो हार्मोन वगैरह कुछ पैदा होते हैं उनका भी असर ब्लड शुगर ज़्यादा या कम करने पे होता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें एक कुछ 1980 की दहाई के अंदर एक साइंटिस्ट ने तजर्बा किया और बड़ा इंटरेस्टिंग तजर्बा किया, और उसने हालांकि उसको उस वक्त किसी मेरे ख्याल से पजीराई नहीं मिली, लेकिन उसकी ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी लेकिन शायद वो अननोटिस चली गई। उसने ये किया, उसने देखा कि एक आदमी को कि हम वेन में ग्लूकोज देते हैं, यानी ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं और उसका हम इंसुलिन लेवल मेजर करते हैं। यानी हमने उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी और उसके खून में देखा कि इस जो ग्लूकोज जो ड्रिप का ज़रिए गया इसने इंसुलिन पे क्या असरात डाला। ऐसे सर होता है ना, ये जो डेक्स्ट्रोज वगैरह लगा देते हैं ड्रिप। हाँ जी, तो क्या इसका असरात, क्या हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ा? फिर उसने उसी बंदे को खाना ओरल ग्लूकोज दिया। उसने देखा जब हमने आईवी ग्लूकोज दिया तो इंसुलिन लेवल उतना नहीं बढ़ा जितना उसको बढ़ना चाहिए, लेकिन द मोमेंट हमने उसको ओरल ग्लूकोज दिया, 50 ग्राम ग्लूकोज दिया, तो उसके इंसुलिन लेवल बढ़ गए। तो इससे साबित क्या हुआ कि ऐसे हार्मोन्स हैं मैदे के या अंतड़ियों में रादर, जो ग्लूकोज के लेवल, जो इंसुलिन के लेवल को बढ़ाते हैं। जो ही ग्लूकोज अंतड़ी में पहुंचता है तो ग्लूकोज
ये ग्लूकोज इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देते। इसका मतलब उसने कि इंटेस्टाइन के अंदर कुछ हार्मोन ऐसे हैं जिसने उसको नाम इनक्रेटिन्स का दिया, बाद में इनक्रेटिन्स डिस्कवर। अब जो सारी दवाइयाँ जो हैं वो इनक्रेटिन, एक दवाई की किस्म है जो इनक्रेटिन बेस्ड थेरेपीज़ अब आ रही हैं जो आजकल है, तो उन्होंने इनक्रेटिन्स का नाम किया, इंटेस्टाइनल हार्मोन्स जो हैं आपके वो दिए। अच्छा, उसमें ये हुआ कि लेकिन अब ये होता ये है कि ये इनक्रेटिन जो हार्मोन होते हैं, 2 हार्मोन होते हैं, GLP-1 एंड GIP हम कहते हैं, बड़ा टेक्निकल्स है, लेकिन आप ये रखें कि इंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं। ये करते क्या है कि जो ही हम खाना खाते हैं तो ये हार्मोन बनने शुरू होते हैं। ये हमारे लबलबे में जब ये हार्मोन जाते हैं उसको इंसुलिन कहते हैं, इंसुलिन बनाओ, और ग्लूकागॉन में अल्फा सेल को कहते तुम ग्लूकागॉन को कम कर दो। अच्छा, इसकी हाफ लाइफ 2-3 मिनट होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर एक ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो फटाफट इसको खत्म तबाह बर्बाद कर देते हैं। क्यों? इसकी वजह, इसके पीछे भी अल्लाह की तरफ से एक हिकमत है। हिकमत ये है कि अगर भी इसका एक्शन लंबा हो जाए तो शुगर लो हो जाए, यानी इंसुलिन इतनी बन जाए खाने के वजह से कि वो शुगर ही लो कर दे, तो उसकी हाफ लाइफ 3 मिनट 2 या 3 मिनट होती है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्यों ना हम ऐसा क्यों ना करें। अच्छा, ये एक और भी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हम ये पहले समझते थे कि शुगर इसलिए होती है कि जो बीटा सेल में इंसुलिन नहीं बनाते और जो है वो इस वजह से शुगर बढ़ जाती है। तो उन्होंने देखा कि शुगर के मरीज़ में इनक्रेटिन हार्मोन भी नहीं होते, कम होते हैं, आम आदमी की निस्बत कम होते हैं। यानी वो जिसने जाके पैगाम देना था कि बनाओ, पैगाम रसाई कम हो गया। पैगाम रसान होता ना, पैगाम्बर ना मैसर हुआ तो खूब हुआ। तो ये वो वाला हिसाब होता है, वो पैगाम्बर ही मैसर नहीं होता जो इंसुलिन का मैसेज लेके जाते, तो वो कम होते हैं डायबिटीज। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा क्यों ना कि ये जो एंजाइम है जो उसको बर्बाद करता है, जो तबाह करता है, डिग्रेड करता है, हम उस एंजाइम को ब्लॉक कर दें ताकि जो अंदर बन रहे हैं उनको उसी से कम टाइम मिल जाए, ज़्यादा टाइम मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा एक्शन करें। तो उन्होंने इसको DPP-4 एंजाइम इनहिबिटर्स इस अद्वियात को लेके आए, जो ग्लिप्टिन्स के नाम से आपने देखा होगा, सिटाग्लिप्टिन्स है, विल्डाग्लिप्टिन है, ये सारी अद्वियात उस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। अब कुछ साइंटिस्ट और बड़े तेज़ थे, उन्होंने कहा अच्छा ये करते हैं तो हम ऐसा क्यों ना करें, हम यही हार्मोन इंजेक्शन में दे दें और ताकि वो उसका लेवल इतना बढ़ा दिया जाए ताकि वो लबलबे को मैसेज मिलते रहें। तो ये जो GLP-1 एगोनिस्ट है जिसको हम इंजेक्टेबल हैं, जैसे लीराग्लूटाइड है विक्टोजा के नाम से है, या ट्रूलिसिटी है ड्यूलाग्लूटाइड के नाम से है, तो उन्होंने ऐसे वो इंजेक्शन बना दिए। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू हुआ ट्रीटमेंट के अंदर जो इसकी बुनियाद बना। तो इंटेस्टाइन का रोल और लबलबे का रोल ये डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत अहम है। अब तो लोग कहते हैं ये डायबिटीज़ जो ये सिर्फ GIT की डिज़ीज़ है, यानी ये निज़ाम इंहिज़ाम की ही डिज़ीज़ है, इसी में सारा कंट्रोल होता है। क्योंकि बाज़ लोग जो सर्जरी करवाते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं, मोटापे के लिए जो सर्जरी करवाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन को, स्टमक को छोटा कर देते हैं, इंटेस्टाइन को कुछ पोर्शन काट छाँट के उसको कर देते हैं, उससे भी शुगर कंट्रोल हो जाती है। मोटापा यानी शुगर के इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे हार्मोन्स, ऐसे हिस्से भी हैं जो ग्लूकोज बढ़ाने वाले हैं और ग्लूकोज कम करने वाले भी हैं, ठीक है, डायबिटोजेनिक भी हैं और नॉन डायबिटोजेनिक भी हैं। तो वो डायबिटोजेनिक को उस सेक्शन जहाँ से वो मान रहे होते हैं उनको उसको काट देते हैं। तो ये उसकी बुनियाद है। बहरहाल खैर एक अलग हम प्रोग्राम इस पे रखेंगे। डॉक्टर साहब बहुत ये अब चल रही है, एक बात बताते चलें बस, GLP-1 एगोनिस्ट जो हैं, ये जो आप टीके लगाने के बता रहे हैं, लीराग्लूटाइड और ये सब जो हैं, ये वज़न कम करने में क्यों मुआवनत देते हैं? ये इसलिए कि ये वज़न इसलिए कम होता है कि जब हम ये इंजेक्टेबल देते हैं तो ये जो हार्मोन जो हमें मिला है, GLP-1 मिला है, ये इसके 2-3 काम है। एक तो जैसे मैंने बताया ये लबलबे को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन बनाने के लिए, और जो अल्फ़ा सेल जो ग्लूकागॉन बना रहे हो तो उसको सप्रेस करता है। तीसरा ये जो ब्रेन के अंदर हमारे एक स्टाइटी सेंटर होता है जो हमें ये सिग्नल देता है जब हम खाना खाते हैं कि हमारा पेट भर गया, तो उस पर जाके एक्ट करता है, उसको मैसेज कहता है तुम अब ये इसको मैसेज दे दो कि तुम्हारा पेट भर गया। तो पेशेंट की भूख कम हो जाती है, इंटेक कम हो जाता है, तो डाइट उसकी यानी खुराक जो है ना उसकी कम होती है, इस वजह से वेट पे भी इफ़ेक्ट इसका अच्छा आता है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये देखा है कि ये जो GLP-1 वाले सिर्फ इंटेस्टाइन में रिसेप्टर्स नहीं होते, ब्रेन में भी होते हैं, दिल पे भी होते हैं। अब इसके अच्छे असरात दिल पे भी हैं, ये ब्लड प्रेशर को भी लो करते हैं, और दिल का जो लीराग्लूटाइड के बारे में है कि ये दिल की जो दौरे की शरह है उसको भी अच्छा इफ़ेक्ट आता है।
तो फर्स्ट टाइम इसको ट्रीटमेंट में, गाइडलाइन में, ट्रीटमेंट में इसका नाम लिख दिया गया कि लीराग्लूटाइड, अगर पेशेंट शुगर का मरीज़ आता है, डायबिटीज़ है, उसको हार्ट डिजीज़ भी है, तो इन 1-2 अद्वियात के नाम लिखो, उसमें ये लीराग्लूटाइड भी शामिल है। सर आप एक बात करते हैं तो फिर एक सवाल मुझे और याद आ जाता है। हमने अजनास का और ग्रेन्स का और वीट का और गंदम का इस्तेमाल बेशबहा अपनी डाइट में कर दिया है। गंदम और ये जितनी इस किस्म की चीज़ें हैं जैसे कॉर्न, मकई वगैरह, ये बहुत इस्तेमाल होने लग गई हैं हमारी ब्रेड में और मुख्तलिफ जो भी हम खाते हैं उसमें। इसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये निशास्ता है, इसकी वजह से खून में तनासुब बढ़ सकता है ग्लूकोज़ का। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो सीलिएक डिज़ीज़ है और ये जो ग्लूटेन एलर्जी है, इसका और कोई डायबिटीज़ का कोरिलेट बनता है? देखिए, जो सीलिएक डिज़ीज़ है, सीलिएक डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसमें पेशेंट गंदम से एलर्जिक होता है। गंदम की रोटी खाते उसका पेट ख़राब हो जाता है, उसको हज़म नहीं होता क्योंकि ग्लूटेन उसके अंदर होता है। ग्लूटेन एक ऐसा चीज़ होती है जो आटे को लेस देता है। आटा जब गूंदे तो लेसदार होता है, वो उसके अंदर जो ग्लूटेन की वजह से होता है। तो जो आटा गूंदे हिल्दी है, तो कुछ देने आटा गूंदे हिल्दी क्यों? तो वही वाला जो हिलने वाला है ना, उसके जो आटा जो है ना, वो जो है वो लेसदार होता है और उसके अंदर लेस वो ग्लूटेन की वजह से होती है। तो कुछ लोगों को इस ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं ले सकते, उनको इससे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है। ख़ास तौर पे जो क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, यानी जिस्म ने खुद ही अपने ग्लूटेन वाले रिसेप्टर्स वो पे एक्शन किया होता है, तो वो और टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होती है और ये सीलिएक डिज़ीज़, ये दोनों कई अक्सर औकात साथ साथ चलती हैं। यानी जिन लोगों को टाइप 1 है तो उनको ये सीलिएक डिज़ीज़ भी हो सकती है बहुत, क्योंकि जो भी मेरे पास टाइप 1 पेशेंट आता है मैं उसको स्क्रीन आउट करता हूँ, इसको ऐसे टेस्ट करवाता हूँ, उसके 2 टेस्ट करवाता हूँ। थायराइड का टेस्ट करवाता हूँ क्योंकि इन लोगों में थायराइड डिजीज़ भी और ग्लूटेन एंटेरोपैथी या जिसको सीलिएक डिजीज़ कहते हैं ये भी कॉमन होती है। तो इनको ग्लूटेन के लिए भी देखना चाहिए टाइप 1 को, क्योंकि अगर उनकी ग्रोथ रुक जाती है ना, अगर उनको गंदम ही हज़म नहीं हो रही, खुराक ही हज़म नहीं हो रहा है, क्रॉनिक डायरिया का शिकार हैं, तो उनका कद भी रुकेगा, उनके जिस्म भी नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ भी बच्चों की नहीं होगी। तो शुरू से उसको हम स्क्रीन करते हैं। अब डॉक्टर साहब उस सवाल की तरफ आते हैं जो मिस नादिया शेख ने किया था। बड़ा अच्छा सवाल पूछा। सवाल इन्होंने कहा था कि ज़ियाबीतस से बचाव के क्या तरीके हैं, क्या तरीका करें कि ज़ियाबीतस कम से कम होने के चांसेस हों। डॉक्टर साहब मैं इसमें सिर्फ एक जैसा तरा मिसरा दे के आपसे दावत दूंगा कि इस पे राय का इज़हार करें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम अजनास का इस्तेमाल और ख़ास तौर पे गंदम का इस्तेमाल और मैदे का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में और ख़ास तौर पे डायबिटिक्स और अमूमी तौर पे अवामुन्नास अगर कम से कम कर दें, तो क्या ये भी डायबिटीज़ से बचाव का कोई तरीका हो सकता है? देखिए, इसमें इनडायरेक्ट वे में उसमें बात करते हैं। देखिए, जब भी हम इसको हम कहते हैं एक्शन प्लान फॉर डायबिटीज़ प्रिवेंशन, डायबिटीज़ जैसे मैंने अभी बात की कि उन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अंदर हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं लेकिन प्रिवेंटेबल हैं, जैसे मिस ने कहा। अब इसमें आपने एक एक्शन प्लान पे जाना है। क्या करना है? आपने अपना गोल सेट करना है कि मैंने वेट कितना कम करना है। देखिए, अगर आप ओवर वेट हैं तो आप अपने मौजूदा वज़न का 7% कम करें। ठीक है, मसलन अगर आप 80 kg का किसी का वज़न है तो तकरीबन 7 ये बनता है 5.5 kg के करीब वज़न कम कर ले तो उसका डायबिटीज़ होने का ख़तरा टल सकता है अगले 3 साल के लिए। दूसरा कि ये तो अपना एक टारगेट मुकर्रर करें, इसको पेशेंट को बता दिया जाए कि ये तुम्हारा गोल है कि 7% कम करना है। ये इतना बड़ा टारगेट नहीं है। दूसरा कि 150 मिनट फ़िज़िकल एक्टिविटी, वर्जिश या वॉक या कोई भी वर्जिश हफ्ते में करें। 150 मिनट तो ये दिन में नहीं, 150 मिनट। मैं घबरा गई थी। तो 150 मिनट है, ये पूरे हफ्ते में करनी है। इसमें कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप 30 मिनट करते हैं तो हफ्ते में 5 दिन करें। तो अगर आप 25 मिनट करते हैं तो 6 दिन करें, छुट्टी नहीं मिलेगी वरना। अच्छा, अगर आपका फिर भी कोई टाइम नहीं है तो 50 मिनट के 3 सेशन अल्टरनेट डे पे कर लें। यानी अपने पूरे वीक में 150 मिनट कंप्लीट कर लें विद नो एक्सक्यूज। अगर कोई मसरूफ है, कहते हैं जी मैंने एक दिन कर लूँगा, छुट्टी करूँगा एक दिन, लेकिन आप अपने 150 मिनट पूरे कर लें। प्लान है ना, प्रॉपर प्लान है।
अब ये तो आपने जहन में प्लान रख लिया, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार का, जिनका BMI ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, तो उनके लिए हम मेटफॉर्मिन भी रिकमेंड की जा सकती है, लेकिन ये आपका डॉक्टर रिकमेंड करेगा। खुद बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन खा रहे होते हैं कि हम वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और फिर इसको आपने ये करना है कि ट्रैक रखना है इसका। ये नहीं कि आपने चले गए अगर जो है कि मैंने उसको अपना रिकॉर्ड रखें, मेरा इस तारीख को ये वेट था, ये मेरा मैंने इतने एक्सरसाइज की, उसके इतने मैंने इतना किया, ये सारे को ट्रैक रखें। तो इस तरह ये साइंटिस्ट ने साबित किया, अगर आप ये 2-3 मेजर जो मैंने बताए हैं वो कर लें तो आपको अगले 3 साल के लिए 58%, अगर राउंड फिगर ले लें तो 60% चांस है कि डायबिटीज़ नहीं होगी। ये प्री डायबिटिक के अंदर की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को शुगर होने का चांस है। तो अगर नॉर्मल आदमी जो है उस पर आल्दो स्टडीज़ नहीं हुई, नॉर्मल आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है, अगर मोटापे का शिकार है, अगर वो अपना वज़न कम कर लेता है तो उसको तो 160% बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और जो मैंने पिछली दफ़ा बात की कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो भी गई है तो अगर नई डायबिटीज़ है, अगर वो 15 किलो वज़न कम कर ले तो उसकी डायबिटीज़ में रिवर्सल के चांसेस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरी आपने जो तवज्जो दिलाई है हमारे कार्बोहाइड्रेट इनटेक पे, हम लोग इसका क्या इम्पैक्ट आता है। देखिए जो पाकिस्तानी, इंडियन और या बांग्लादेश या जो लोग हैं, हम जो साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं, हमारी जो डायबिटीज़ डिफरेंट है उन लोगों से जो अमेरिकन हैं या जो यूरोपियन ओरिजिन के अंदर है। हम लोगों के अंदर जो BMI लो होता है, हम लोगों का BMI इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आप एक अमेरिकन को देखें, हाइट उनकी ज़्यादा होती, वेट उनके बहुत होते हैं, उनके जो उसका BMI उनका ज़्यादा है। तो हम लोगों का लो BMI होता है, इसके बावजूद हमें डायबिटीज़ होती है, बिकॉज वी आर जेनेटिकली प्रोन टू हैव इट। दूसरा ये होता है कि हम लोगों की डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट इनटेक बहुत ज़्यादा है। हम कोई बंदा जो आता है वो 2-3 रोटियां खानी है, उसने 3-4 रोटियां खानी है, उसके बाद सालन को हम 1-2 प्लेटें उसने वो लेनी है, पराठे भी खाने हैं उसने, नान भी खाने हैं, उसके पाए भी खाने हैं। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट इनटेक बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारी जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल को, शुगर कंट्रोल को डिस्टर्ब करता है। जो एक चीज़ हम कंसिडरेशन में नहीं लेते, हम जब भी हिस्ट्री लेते हैं वो पूछते हैं तुम रोटी कितनी खाते हो, ये पूछ ली, ये नहीं पूछे सालन कितना खाते हो। और सालन में जब मैंने कई दफ़ा बात भी करता हूँ, हमारी जो पकाने की जो टेक्निक्स हैं वो वो इतना अनहेल्दी किस्म का पकवान होते हैं कि हर जो सब्ज़ी हो, गोश्त हो, तो आप उसको हंडिया को भूनते हैं। जो हंडिया भूनी जाती है वो बेसिकली हम फ्राई कर रहे होते हैं। तेल के जो ऑयल के या घी के उसके अंदर कप डाले जाते हैं ताकि वो इस पर अच्छा उसका शक्ल सूरत निकल आए, सालन अच्छा देखने में खुशनुमा हो, जिसको देख के इश्तहा और बढ़े। तो ये होता है। और उसके बाद अगर दाल पक जाती है तो उस पर हम तड़का लगा देते हैं। तो हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं ऑयल डालने में। तो ऑयल के बारे में ये रखें कि उसका 1 ग्राम या 1 कतरा आप समझ लो, उसके अंदर 9 कैलोरीज हैं। तो हमारी जो एक खाने की प्लेट है उसमें 1500 से 2000 कैलोरीज की तो एक सालन की प्लेट होती है, जिसमें आप पूरा उस पर वो ऊपर वो तैर तेल की या ऑयल की या घी की तैर रही होती है। और सालन, और हमने सब्जियों के अंदर और गोश्त के अंदर ऑयल को तल के उसके अंदर घुसा दिया होता है। अगर आप ऊपर हटा भी देंगे तो वो नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम लोगों को वेट को मैनेज करने में हेल्प आउट नहीं करता, और दूसरा ये हमारी डायबिटीज़ को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये एक इशू है जिसमें हमें हमारी कुकिंग हैबिट्स के बारे में हमें कंपेन चलानी चाहिए। देखें पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है ऑयल का, जो पाम ऑयल है जिससे ऑयल बनता है, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको भी हम कम करें। हम लोगों को हेल्दी फूड, हमें फूड का जायका नहीं पता, हमें तली हुई मछली का जायका पता है। हमें तली हुई चीज़ों का जायका पता है। हमें ये पता कि कौरमे का जायका ये होता है, गोश्त का ओरिजिनल जायका शायद हमें कभी देखा भी ना हो, चखा ही नहीं होगा। तो हमें जो अगर आप यही चीज़ अगर आप ग्रिल्ड चीज़ों पे मुंतबिक करें तो ग्रिल्ड चीज़ों से आपका मैदा भी उतना अपसेट नहीं होता, आपका वेट पे भी उतने अच्छा इफेक्ट नहीं। बेक्ड चीज़ों का रवाज नहीं है हमें, जो बेक्ड फ़िश भी हम कर सकते हैं, जो स्टीम्ड है, ग्रिल्ड है,
इस तरह की चीज़ों को हम ज़्यादा प्रमोट करें। तो ये हमारे ख्याल से आपका जिससे ही तवज्जो दिलाई कि कार्बोहाइड्रेट इनटेक का इनडायरेक्ट हमारे वेट पे और हमारी कुकिंग हैबिट्स का हमारे वेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इससे हमारे किचन के एक्सपेंसेस भी काफ़ी कम हो जाए। हाँ, देखिए अब बजाय कि हम जो ऑयल है आप कुकिंग ऑयल है उसकी प्राइस बहुत डेफिनेटली एक बहुत हाई पे चीनी है और मीठा है, और मीठे का तो चिकनाई का तो जब तक गाजर का हलवा है आजकल जैसे वो चलता है उस पर भी आप एक अंडे भी होते हैं, उसमें ऑयल की एक पूरी लेयर होती है और खोया उस पर डाला जाता है, तो हम छोड़ते किसी चीज़ को नहीं। जैसे किसी ने पूछा था ना कि आपने क्या खोया और क्या पाया, तो उन्होंने कहा पाया वो जो सुबह नाश्ते में होता है और खोया वो जो गाजर के हलवे में होता है। वाह जी वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने इतनी तफसील से बात की है, वॉक की आपने तफसीलात बताई, आपने खाने पीने की बातें की, इसमें थोड़ा सा और बताइएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम मीठा कहते हैं या जिनको हम शुगर या ग्लूकोज या निशास्ता कहते हैं, इसकी कोई अच्छी और बुरी इकसाम भी होती हैं? जैसे कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये फाइबर की क्या बात करते हैं, ये सिंपल मोनोसैकराइड्स और ये डाइसैकराइड्स और ये पॉलीसैकराइड्स, ये जो इस्तिलाहात हैं आपकी, इनको थोड़ा सा बताइए। जो निशास्ता है ना, उसको निशास्ते की बहुत सारी इकसाम है। एक है जिसमें एक रिफाइंड है, जिसमें आप जैसे ग्लूकोज है, आपने या इस जो ग्लूकोज है वो मोनोसैकराइड यानी एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। जो चीनी है वो डाइसैकराइड है, सुक्रोज के। तो और इस तरह के होते, ये सिंपल हैं, ये जल्दी कन्वर्ट, लेकिन होते पॉली सैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स जो होते हैं जो कम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जैसे अगर हम गंदम लेते हैं, छने फाइबर जिसके अंदर शामिल हो, गंदम का आटा है जो, और वो राइस जो ब्राउन राइस जिसके ऊपर छिलका लगा हुआ, खाते नहीं सर, वो खाते नहीं, उसका टेस्ट नहीं है ना, तो उसके जो वो चीज़ें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो आपके जो ग्लूकोज को आप सादा लफ्ज़ों में है कि वो जकड़ के रखती हैं, वो ग्लूकोज को इंटेस्टाइन में नहीं जाने देती, वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर रहते हुए आपको एक बल्क देती हैं, आपकी स्टाइटी अच्छी हो जाती है। मतलब अगर आप देखें कि जो रिफाइंड ग्लूकोज लें उसको आपकी भूख को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सैलड आप खुराक के अंदर शामिल कर लें, वो आपके पेट को भी भरेगा। तो और वो भी निशास्ता है, लेकिन वो कम्प्लेक्स है, तो वो पेट को भी भरेगा। आपका फल है, फ्रूट्स हैं, वो ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये कहता हूँ, मतलब एक बड़ा सिंपल फार्मूला मैं अपने जो लोग इस चीज़ पे जाना चाहते हैं कि मैं डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना और वेट को भी कम करना है, उसके मैं ये कहता हूँ कि आप खाना ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरा अपना गुजाती चीज़ नहीं है, कि 2 गिलास पानी खाना खाने से पहले पीने, खाना खाने से पहले ले। वो क्या होगा, आपके जो अंदर वो भूख बढ़ाने वाले जो एंजाइम है वो डाइल्यूट कर देगी और थोड़ा सा आपको फिलिंग इफेक्ट भी आएगा। मैदे में पानी आपने 2 गिलास पहले पी लिया, ये एक अच्छी हैबिट है। दूसरा, आप एक सैलड बोल बनाएं अपने लंच और डिनर के लिए। अगर लंच और डिनर करते हैं तो उसमें आप एक सैलड बोल है, उसका जो हाफ बोल है वो आप खाना खाने शुरू करने से पहले ले लें। कुछ लोग रायता पसंद करते हैं, उसमें दही डाल लें, काले चने डाल सकते हैं, वो आप लोबिया डाल लें, रेड बीन्स वगैरह, वो आप आधा ले लें, आधा खाने के दरमियान में या खाने के बाद आप ले लें। तो आपकी रोटी, और जो चपाती है, जो रोटी है, जो उसके रोटी के 12 से 14 लुकमे करें। पूरी रोटी के ना, लोग क्या करते हैं कि हम सारे 3-4 लुकमे में या पूरी रोटी जो अगर आप ऐसे 3 लुकमों की या 4 बोल्सेस की रोटी खाएंगे तो आप 2-3 खा जाएंगे। एग्जैक्टली ठीक है, तो आप उस रोटी के 12 से 14 लुकमे, इससे क्या होगा, आप स्लो छोटे छोटे पीस मील स्टाइल के अंदर च्यू करके आराम से डाइजेस्टेबल फॉर्म में उसको लेके डाइटी सेंटर, आप डाइटी सेंटर देखो को आपका जबड़ा अगर 10 मिनट एक रोटी को ख़त्म करने में लगेगा तो ऑब्वियसली एक डाइटी सेंटर को भी सिग्नल जाएगा कि उसने काफ़ी जैसे वो चम्मच के बारे में अगर चावल खाने हो तो चावल चम्मच से ना खाएं, कांटे से खाएं, चुन चुन के थोड़े थोड़े आराम से। और ख़ास तौर पे जब आप टीवी देख रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, ये तो ध्यान बट गया, आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं। और अगर आप स्ट्रिक्ट अपने डाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, घर में खाना खा रहे हो, तो घर वाली को या घर वाले को अगर घर वाला रोटी बना रहा है तो घर वाली खा रही है, या घर वाली बना रही है घर वाला खा रहा है, ख्वाबों की बातें ना करें। तो उस रोटी को उसको कह जी मेरे लिए एक ही रोटी बननी चाहिए, दूसरी ना बनाएं।
क्योंकि और वो रोटी आपको पता हो कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, एक ही खानी मैंने, ठीक है, अगर दूसरी पड़ी हो तो फिर आप दूसरी पे भी, और सालन में जो डालें प्लेट के अंदर उसको बहुत थोड़ा डालें, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं लेफ़्ट ओवर की बात, लेफ़्ट ओवर टेक्निक है कि आप जो सालन डाला उसका 1/3 छोड़ दें, उसको फ्रिज में रख दें, अगले खाने के साथ आप ले लें, क्योंकि आप ना कहना सीख रहे हैं। फिर जो ये कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, फिर जो है कि उस खाने की जो टेबल जहाँ बैठ के आप खाना खा रहे हो, आपने अपनी रोटी ख़त्म कर ली ना, तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं जा रहा हूँ, मैंने खाने पे बैठे आप नहीं रहना, खाने की टेबल पे ना बैठें, दूसरे कमरे में चले जाएं, वहाँ जाके टीवी देखें। आपने बहुत ज़्यादा ऐसे होगा कि आप खाना खा रहे, कोई मिलने वाला मेहमान आ गया, आप उसके साथ मसरूफ़ बातें करने वाला, तो आप खाने को दोबारा नहीं आएंगे कि चलो बस ठीक है मेरा बस हो गया, क्योंकि ये आपको एक ब्रेक देता है। हम क्योंकि जब ब्रेक दे देते हैं तो हमारा जो स्टाइटी सेंटर वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये मैंने जो 5-6 मेजर्स आपको बताएं कि आपने डाइट को हमने कैसे काबू में करना, कैसे करना, तो इस पे मेरे ख्याल से बड़े आसान टिप्स हैं जिस पे हम अमल कर सकते हैं। एक चीज़ पूछ लूँ डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब कॉर्न की बात हो रही थी, तो वो तो वेट बढ़ाना कॉर्न है ना, एक स्वीट कॉर्न, मैं कॉर्न के बारे में ना, है तो ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसके अंदर जो सोर्स है ना वो मोनोसैकेराइड, आपको पता है कि जो ग्लूकोज बनता है, जो हम ये डब्बों में मिलता है, जो मीठे ग्लैक्सोज डी, इसका सोर्स ओरिजिन कहाँ से निकालते हैं, ये कौन से निकाला जाता है, तो या आप तो ये उसका सोर्स है। तो इसमें काफ़ी स्वीट कॉर्न आपको सुना होगा कि सारी जो मीठी मीठी छलियाँ सी होती हैं, ये आपका ग्लूकोज को डिस्टर्ब कर सकती हैं। आई वॉन्ट रिकमेंड इट के, लेकिन आप अगर कोई नहीं है तो आप ले सकते हैं। सीलियक डिजीज़ के पेशेंट, उसमें ग्लूटेन नहीं होता, मकई की रोटी आपको बड़ी मुश्किल से बनानी पड़ती है, उसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। जो वेट कम कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए नहीं, उनके लिए वो जो ऐसी है, जब जैसे जौ है, जौ की रोटी, उसके अंदर हाई फाइबर कंटेंट है, वो यूज़ कर सकते हैं। जौ का आटा हो गया, दलिया हो गया, यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ लोग बेसन की रोटी जैसे है, बेसन के अंदर हाई फाइबर है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो यूज़ की जा सकती है। मिस वो क्या था, कुट कुट बाजरा में कुटे होते पानी, गाना था है ना, वो भी गाना। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी बात की, अगरचे हमारा ये इरादा था कि जो हमल की डायबिटीज़ है उस पर भी बात करें, तो जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज़ में पिछले प्रोग्राम से क्यू लेते हुए रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया की बात की, तो हम अगले प्रोग्राम में हमल में होने वाली ज़ियाबीतस की बात कर लेंगे। प्रोग्राम को एंड करते हुए डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्योंकि हमने डाइट के मुतालिक बात की है, ये जो हम तली हुई चीज़ें बहुत खाते हैं, आपने फरमाया कि तली हुई चीज़ें, भून के चीज़ें और फ्राई चीज़ें जो हम खाते हैं और लुथड़ जाती हैं वो, तो इसमें जो ये ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल्स जो हैं, ये जिस किस्म के तेल होते हैं, यानी इनमें भी फ़ैट जो हैं उनकी कोई अच्छी और बुरी इकसाम भी होती हैं, जैसे सिंगल चेन या डबल चेन या मीडियम चेन फैटी एसिड्स, और उनमें जो सोर्स है उसकी, यानी कि प्लांट सोर्स से कहते हैं बड़े अच्छे होते हैं, या जो एनिमल सोर्स से हैं, और कौन से वाले ऑयल्स हैं, या ये पकाने से कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का जो मेल है, ये क्या दिल की बीमारियों को और ये सारी बीमारियों को ज़्यादा बढ़ावा देती है? इसमें हम तेल को भी ना दो किस्मों में हम कहते हैं कि जो ऑयल्स हैं, एक तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनके अंदर ज़्यादा होता है, तो एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, MUFA कहते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जो बेहतर होते हैं अच्छे दिल के लिए भी, इंसान की सेहत के लिए भी, वो मूफा या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये दो हैं अच्छे हैं जिसमें इंसान ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, एक है ऑलिव ऑयल और दूसरा कैनोला ऑयल। तो ये दो अगर यूज़ करें तो इसमें ये सेहत के लिए बेहतर हैं, इसमें अच्छे अज्जा ज़्यादा हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए मुज़र नहीं है। ऑलिव ऑयल में जो फैट्स होते हैं वो भी हेल्दी हैं, मतलब वो आपको डिस्टर्ब नहीं? फैट एज सोच, चाहे तेल हो या मक्खन हो या मलाई हो, तो फैट के अंदर 9 कैलोरीज पर ग्राम है। सर मैं तो तब से सोच रही हूँ जब आपने कहा कि एक कतरे में उसके वो 9 कैलोरीज है पर ग्राम, 9 कैलोरीज है, जो नशास्ते के अंदर यानी आटे की 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज है।
राइट, तो उससे डबल है। राइट। तो इसे आप तसव्वुर कर लें कि जो भी आप चाहे ऑलिव ऑयल लें या कैनोला लें, मिकदार को बहुत कम रखें। जो हम बात करते हैं फूड पिरामिड की, जो पिरामिड की जो चोटी है ना, जो ऊपर वो ऐसी नोक बनती पिरामिड, उसमें ऑयल आता है इतना सा। मैं कहता हूँ ऑयल इतना रखो, बाकी चीज़ें बेस उसकी दूसरी चीज़ों पे रखी जाए। तो डॉक्टर साहब, ऑलिव ऑयल में अगर कुकिंग करेंगे तो वो डीनेचर हो जाएगा ऑलिव ऑयल, जो जिस किस्म की हम कुकिंग करते हैं, तो फिर इतना पकाना तो नहीं चाहिए। वैसे कैनोला हमारे ख्याल से एक प्राइस में बेहतर है, आम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैनोला को प्रेफर किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। ऑलिव ऑयल आप ड्रेसिंग, कोकोनट ऑयल के बारे में क्या ख्याल? कोकोनट ऑयल तो रिकमेंडेड तो नहीं, मैंने इसमें देखा नहीं, ये मेरे ख्याल से यूज़ कैटेगरी में नहीं आता। मेरे इल्म के मुताबिक ये 2 ही मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले हैं। सर, इस पे बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो अंडे की जर्दी किस तरह से इसको बढ़ाती है, और जो एक पैराडाइम है या डॉगमा है, या जो एक अंडे के बारे में बात कर लेंगे ना कि अंडे का फ़ायदा है कि नुकसान है। हाँ जी, तो ये एक हमारा ये गुत्थी अच्छा है टॉपिक ये है, उस पर हम उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोलिन है या जो भी उसके अज्जा हैं, वो किस तरह से मददगार होते हैं। और मैं एक दफ़ा फिर से डॉक्टर इम्तियाज़ आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बहुत ही आसान फ़हम तरीके से ऐसी चीज़ें जो कि अमूमी तौर पर डिस्कस नहीं होती, वो फूड पिरामिड और बाकी सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इससे जो है आप सब लोगों ने खूब इस्तिफ़ादा किया होगा। मैं अभी भी यही कहूँगा कि आपके सवालात चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो कोई क्लिप्स की सूरत में हो, आपकी स्टोरी जिसने आपकी ज़िंदगी बदली है, डायबिटीज़ के बावजूद आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, वो आप हमसे शेयर करते चलें, और इनाम जो है उसके आप हकदार हो सकते हैं। ये सिलसिले का आगाज़ है, इंशाल्लाह 2019 में हम ये सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन को और इनकी टीम यहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। सुबह और शाम क्लिनिक भी करते हैं डॉक्टर साहब यहीं पे लाहौर में, और इसके अलावा कराची में जो हमारा सेंटर है जिसमें आपकी मुलाकात डॉक्टर आसिफ शेख से होती है, उधर भी आपको हम लेके जाएंगे, और आप उनकी भी मालूमात से इस्तिफ़ादा कीजिए, कराची डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से। और फिर हम पलट के आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर आसिफ अली शेख, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, नाज़माबाद कराची से आज मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो एंटी डायबिटिक मेडिकेशन की मेटफॉर्मिन के हवाले से करेंगे कि मेटफॉर्मिन क्या है, किस तरह शुगर को बॉडी के अंदर शुगर को कम करता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ये हमारे पास मेटफॉर्मिन जो है टाइप 2 डायबिटिक के अंदर फर्स्ट चॉइस है। हमें फर्स्ट इंस्टेंट पे जो भी डायग्नोज होता है टाइप 2 डायबिटिक, डाइट एंड एक्सरसाइज के अलावा जो हम पहली ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेटफॉर्मिन करते हैं। मेटफॉर्मिन सबसे ज़्यादा जो पोटेंट ड्रग है एंटी डायबिटिक मेडिकेशन में वो मेटफॉर्मिन है, और इसकी कॉस्ट बहुत कम है। इसके हवाले से इसकी जो कैसे ये काम करता है, अब ये 3 तरह से बॉडी के अंदर शुगर को लो करता है। पहला इफेक्ट जो ये करता है, ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये कम करता है, मतलब जो हेपेटिक जो लिवर से हमारी ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन होती है उसको ये रिड्यूस करता है। दूसरा जो ये इसका इफेक्ट आता है वो होता है सेंसिटिविटी, पेरिफेरल सेंसिटिविटी जो इंसुलिन की होती है उसको बढ़ाता है। तीसरा इफेक्ट ये होता है कि ये एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज की गट से हमारी कम करता है। तो इसलिए जो इसकी टाइमिंग है लेने की कि ज़्यादातर होती हैं कि कुछ ड्रग्स जो हैं खाने से पहले ली जाती हैं, खाने के साथ ली जाती हैं। इंसुलिन के भी इसी तरह से होते हैं कि कोई किसी का इफेक्ट लॉन्ग एक्टिंग होता है तो कुछ ज़्यादा अर्ली लेनी होती है। तो जो मेटफॉर्मिन्स होती हैं ये फर्स्ट जो पहला निवाला होता है खाने का उसके साथ ली जाती है, फर्स्ट बोलस ऑफ फूड। तो इस तरह जैसे ये एब्जॉर्प्शन को कम करता है तो वो इफ़ेक्ट अगर हम इसको बाद में लेंगे तो जो इसका इफ़ेक्ट है एब्जॉर्प्शन को कम करने को वो हम सही से नहीं आएगा इसका। अब हम आते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जो पहले ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ट्रांजिएंट होता है, वो होता है जीआई डिस्टर्बेंसेस कराता है, वोमिटिंग्स, नौजिया कराएगा, डायरिया करा सकता है, वो एक ट्रांजिएंट होता है, वो अर्ली आता है। अगर अर्ली आ गया तो इसका मतलब कि इसको हम
रिड्यूस कर सकते हैं, या तो डोज को थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं, या इसको हम एक्सटेंडेड फार्म जो आता है मेटफॉर्मिन का उसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर वो ट्रांजिएंट होता है। 3 to 5% ऑफ केसेस में आ सकता है, वो इनिशियली आता है। उसके बाद एक मरतबा अगर उसने टॉलरेट कर ली तो बाद में अगर उसी डायबिटिक पेशेंट को वोमिटिंग्स डेवलप हो जाएं तो उसका हम ज़्यादातर जो वो सोचते हैं कि ये मेटफॉर्मिन की वजह से नहीं है, इसकी कोई और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रोपैरेसिस है, या फिर उस पेशेंट ने लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप किया है, तो उनकी तरफ हमें जाना होता है। एक दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट इसका होता है वो लैक्टिक एसिडोसिस, एक बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट है, लैक्टिक एसिडोसिस करा रहा होता है। तो इसको वो जो अगर पेशेंट रीनल फेल्योर भी साथ में है तो वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट का जो क्रेटिनिन है फीमेल्स के अंदर 1.5 से ज़्यादा है तो उसमें हम नहीं देते, रिकमेंड करते हैं मेल्स के अंदर, और फीमेल में 1.4 से अगर ज़्यादा है तो इसमें हम रिकमेंड नहीं करते। अगर किसी भी कोई पेशेंट ले रहा है और उसका EGFR जो है वो लेस देन 30 आता है तो इसको हमें स्टॉप करना होता है। एक और साइड इफ़ेक्ट जो हमें ज़्यादातर आजकल होता है कि डायबिटीज़ की वजह से भी न्यूरोपैथी होती है। अगर जो लॉन्ग टर्म में मेटफॉर्मिन्स ले रहे होते हैं तो उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ जाती है, डेफिशिएंसी आती है तो उसकी वजह से भी न्यूरोपैथी आती है। तो जो मेटफॉर्मिन लॉन्ग टर्म में पेशेंट ले रहे होते हैं उनका फ्रीक्वेंट B12 लेवल भी होने चाहिए। जो न्यूरोपैथी होती है वो B12 की वजह से भी हो सकती है। अब आते हैं हम B12 की जो डेफिशिएंसी है, जो साइड इफ़ेक्ट इसका आता है मेटफॉर्मिन का, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि ये जो मेटफॉर्मिन होता है वो कैल्शियम इंड्यूस B12 की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। तो अगर हम पेशेंट को अगर कोई मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसको अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे तो B12 डेफिशिएंसी से हम उस पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक दूसरी जो चीज़ है जो मेटफॉर्मिन के हवाले से बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी अगर पेशेंट डायबिटिक पेशेंट कोई कंट्रास्ट एजेंट जिसमें कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर CT स्कैन कंट्रास्ट किसी का है, कोई एंजियोग्राफी कराने जा रहा है, तो वो अपने जो रेडियोलॉजिस्ट है या डॉक्टर है उनको ये ज़रूर बताए कि वो मेटफॉर्मिन ले रहा होता है। क्योंकि अगर पेशेंट को कंट्रास्ट वो अंडरलाइंग किडनी डिजीज़ है तो उसके कंट्रास्ट रिएक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को उसमें ऑन द डे ऑफ कंट्रास्ट इन्फ्यूजन की में ये होल्ड करनी चाहिए मेटफॉर्मिन, या एक दिन पहले, और उसको जब रीइंट्रोड्यूस करनी चाहिए वो उसके लिए रीइंट्रोड्यूस करने से पहले उसको क्रेटिनिन लेवल कराना चाहिए। अगर वो स्टेबलाइज हैं तो फिर 24 to 48 आवर्स के बाद मेटफॉर्मिन दोबारा से स्टार्ट की जाती है। अब हम आते हैं इसके डोजेज की तरफ। तो इसका जो मैक्सिमम डोज होता है वो 2.5 ग्राम्स होता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करते, मगर ज़्यादातर देखा यह गया है कि 2 ग्राम से ज़्यादा जो है इसके इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे आते नहीं। ये जो टाइप 2 में तो फर्स्ट चॉइस है। इसके अलावा जो हम इसके यूजेस हैं वो उस पर हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करता है, तो हम ये रिकमेंडेड प्री डायबिटीज़ के अंदर भी, अगर प्री डायबिटिक्स में अगर हम ये देंगे तो उसका जो डायबिटीज़ का जो वो डिले कर देगा, डायबिटीज़ के आनसेट को प्री डायबिटिक्स में ये डिले कर देता है। इसके अलावा जो ये मेडिकेशन, और दूसरा जो इसका एडेड एडवांटेज ये होता है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराता। अगर किसी के साथ दूसरी जो इंसुलिन के साथ दी जाए तो फिर चांसेस होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। अगर इंडिविजुअल हम दे रहे हैं मेटफॉर्मिन तो ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराता। और दूसरा वेट के हवाले से ना तो ये वेट बढ़ाता है ना ये वेट कम करता है। मेटफॉर्मिन जो होता है वेट न्यूट्रल है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम हम थर्सडे इंशाल्लाह नए टॉपिक, नए डायबिटीज़ के हवाले से, नए डायबिटिक कोई टॉपिक के साथ हम आएंगे, आपसे बात करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसिफ शेख फॉर योर इनपुट। और इसके साथ ही लाहौर स्टूडियोज से हम सबको इजाज़त दीजिए। मिस नादिया शेख, डॉक्टर एजाज़ कुरैशी और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट थर्सडे, अल्लाह हाफिज़।